हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और एक नया सब्जेक्ट ही आप समझ लीजिए उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि फिजिक्स का लेसन है। ठीक है, अब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये जो फिजिक्स का लेसन है आप देख लीजिए क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो क्लास 12th वालों को जो फिजिक्स में जो प्रॉब्लम आएगी वो यहाँ पे जो है वो उसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो चैप्टर आई हैव टेकन यानी जिसको मैंने लिया है उसका नाम है यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर एनालिसिस। ठीक है, यानी यूनिट्स, डायमेंशन और एरर एनालिसिस, यानी इस चैप्टर के अंदर हम तीन चीजों के बारे में डील करेंगे। एक यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और एक डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे और एक एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सीधा मतलब ये होता है कि यूनिट्स, डायमेंशन और एरर एनालिसिस से मीनिंग मेरा ये है कि जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसकी कुछ यूनिट होती है और उसके कुछ डायमेंशंस होते हैं और उनको मेजर करते वक्त हमसे कुछ गलतियां भी होती हैं। ठीक है, तो उन गलतियों को हम बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। और उन्हीं गलतियों की समीक्षा करना, उनका एनालिसिस करना, उन्हीं का विश्लेषण करना एरर एनालिसिस जो है वो कहलाता है। तो चैप्टर को मैंने लिया है, मैं बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाने जा रहा हूं। आप देखिए, कोई भी चीज जब आप पढ़ेंगे तो वो अचानक आपको नहीं आएगी। ठीक है, यानी ऐसा भी नहीं कि आप 10-15 दिन पढ़ लिया तब भी आपको लग रहा है, लेकिन हाँ ये लगने लगेगा कि आपको चीजें समझ में आने लगी। ठीक है, तो आप चैनल पे जो है वो बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियो जो है वो देखा करिए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आप जब देखने लगेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा, धीरे धीरे आपको चीजें समझ, लेकिन बस इतना ये है कि आप जो पढ़ें वो कम से कम रिवाइज करें। ठीक है, बहुत धीरे धीरे चीजें हमें पढ़नी है, धीरे धीरे करके हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी, व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखी मैंने, फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो आप देखिए कि यहाँ पे जो मैंने हेडिंग डाली है उस फिजिक्स में मैंने दो डेफिनेशन लिखी है। पहली डेफिनेशन लिखी है, फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, यानी फिजिक्स किसका विज्ञान है, किसका साइंस है? तो आप बोलेंगे मेजरमेंट का। मेजरमेंट मीन्स होता है मापन करना। ठीक है, यानी नापना जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, यानी फिजिक्स जो है उसके अंदर हम मेजरमेंट की स्टडी करते हैं या मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, या जिसको आप लोग नापना बोलते हैं। तो इसमें तो बहुत सारी चीजें आ गई नापने में। हर चीज को मेजर करना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। आप कुछ भी मेजर करिए, आप इस बोर्ड की लेंथ को नापिए। ठीक है, आप इस बोर्ड की लेंथ को नापिए, इस कमरे को की लेंथ को जो है वो नापिए। यानी जितने भी आप डेली लाइफ में, यानी पूरे दैनिक जीवन में जितनी भी चीजें आप मेजर करते हैं वो फिजिक्स के अंडर में आती है। ठीक है, अगला लिखा गया डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनॉन। ठीक है, ये फिजिक्स की दूसरी डेफिनेशन है। इसमें ये बताया गया है, फिजिक्स में ये, इसमें इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि हम इसके अंदर नेचर और नेचुरल फेनोमेनॉन के बारे में पढ़ते हैं। नेचर माने होता है प्रकृति और नेचुरल फेनोमेनॉन का मतलब होता है प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में जो है वो पढ़ते हैं कि आखिर ये क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट, यानी इसके पीछे का ये क्या कारण है। तो फिजिक्स के अंदर हम दो चीजों की स्टडी करते हैं। हमारे एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है लॉर्ड केल्विन। उन्होंने ये बात बताई थी कि जब तक फिजिक्स का मतलब होता है कि जब तक आप कोई चीज बोल रहे हैं और उस चीज को, यानी बोलती हुई चीजों को जब तक आप नंबर्स में नहीं बता पाएंगे तब तक आपकी जो नॉलेज है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। यानी सीधा मतलब ये है कि फिजिक्स जो है वो हर चीज को किस में चाहता है? नंबर्स में चाहता है। ठीक है, हर चीज को नंबर्स में चाहता है, यानी जितनी भी बातें आप करते हैं वो नंबर्स में होता है। जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूं तो बोलते वक्त मेरी जो लाउडनेस है वो कितने डेसिबल है, ये कहलाता है। ठीक है, यानी हर चीज को आप किस में बताएं? नंबर्स में बताएं। तो हम बोलते हैं कि आपकी नॉलेज जो है वो सेटिस्फैक्टरी मानी जाएगी। अगर आप नहीं बता सकते हैं, इफ यू आर अनेबल टू टेल, देन योर नॉलेज इज अनसेटिस्फैक्टरी। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये चीजें फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि फिजिक्स के अंदर हम मेजरमेंट की स्टडी करते हैं, नेचर के बारे में पढ़ते हैं और नेचर में होने वाले नेचुरल फेनोमेनॉन, नेचर के यानी प्रकृति के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में डील करते हैं। ये होता है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम मेजरमेंट और नेचर और नेचुरल फेनोमेनॉन के बारे में पढ़ते हैं। अब चलिए, इन सब चीजों को पढ़ने के लिए पहला मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है पहले सुनिए। मतलब किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए, यानी फिजिक्स के नियमों को बताने के लिए, फिजिक्स के कानून को बताने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने लिखा है, ऑल द क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स, यानी वो सारी क्वांटिटीज, ठीक है, वो सारी क्वांटिटीज, वो सारी मात्राएं जो फिजिक्स के नियमों को एक्सप्लेन करती हैं या डिस्क्राइब करती हैं, उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं कि वो सारी क्वांटिटी
वो सारी क्वांटिटी जो फिजिक्स के नियमों को एक्सप्लेन करती है, डिस्क्राइब करती है या बताती है, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, उन्हें क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो बोलते हैं। अगर हम आगे देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज में, अगर हम देखें तो जैसे हुआ लेंथ, जैसे लेंथ, ठीक है, लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है, लेंथ, मास एंड टाइम आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो बोलेंगे। ये देखिए लेंथ, मास एंड टाइम, दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि ये क्या करती हैं, फिजिक्स के नियमों को डिस्क्राइब करती हैं या फिजिक्स के नियमों को जो है ये बताती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो कहा जाता है। क्लियर हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज को ये क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता होती है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो फिजिकल क्वांटिटी को, एक तो पहली यूनिट, ठीक है, यूनिट जिसके अंदर हम किसी क्वांटिटी को मीजर कर रहे हैं, यानी कोई क्वांटिटी है उसको मीजर करने के लिए जिस चीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम यूनिट बोलेंगे। और एक दूसरी चीज का इस्तेमाल कर जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल यूनिट, या सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसके अंदर किसी क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है, ठीक है। सीधा सीधा आपको अगर नहीं समझ में आएगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा मैं कह रहा हूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो जिस चीज को हम मेजर करने जा रहे हैं उसको किस यूनिट में नापेंगे, और दूसरी चीज अगर उस यूनिट में नापेंगे तो वो वैल्यू कितनी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने कहा 5 kg राइस, मैंने कहा 5 kg राइस यानी 5 किलो चावल, इसको हिंदी में बोलते हैं 5 किलो चावल, ठीक है, 5 kg राइस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 5 kg। 5 kg में दो चीजें हैं, एक 5 है और एक kg है। तो आप देखिए केजी एक यूनिट है जिसमें आप कोई चीज नापे हैं, यानी किलोग्राम में। आप इसको मीटर में नाप सकते थे, लीटर में नाप सकते थे, सेंटीमीटर में नाप सकते थे, किसी चीज में नाप सकते थे, लेकिन आपने केजी में नापा, जो एक पर्टिकुलर एक बेस्ट यूनिट है, यानी केजी जो है वो एक यूनिट है। अच्छा ये यूनिट है, लेकिन जो ये आगे 5 लिखा है ना, ये लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या लिखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप देखिए, जो आपने देखा कि किसी भी चीज को आपने बताने के लिए दो चीजों का इस्तेमाल किया है, यानी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजों का इस्तेमाल, और कि कोई भी क्वांटिटी किस यूनिट में नापी जा रही है, और या वो क्वांटिटी जो है उस क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड का मतलब मात्रा, आप ऐसा परिमाण हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया कि केजी जो है वो यूनिट है और इसके पहले जो लगा है उसका नाम है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है हम इसको बोलेंगे NU। ऐसे करके अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो NU, N माने होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और U माने होता है यूनिट। तो ये अगर हम बोलेंगे N1 U1 तो ये बराबर हो जाएगा N2 U2 के बराबर है। यानी अगर कोई दो यूनिट ले लिया जाए तो पहले की न्यूमेरिकल, दूसरे की न्यूमेरिकल। और एक चीज इसमें और चीज बताई गई है, इसमें ये चीज बताई कि अगर हम किसी दो न्यूमेरिकल वैल्यू या किसी दो यूनिट को जोड़ना चाहते हैं तो वो यूनिट समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए कि मतलब 5 kg राइस में हम 10 kg राइस जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम 5 किलो चावल में 10 ग्राम चावल जोड़ेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। एक में ग्राम है, एक में किलोग्राम है, तो दोनों चीजें नॉट सुटेबल, ठीक है, नॉट सुटेबल। आपको किलो को किलो में ही जोड़ना पड़ेगा, ये यूनिट कहलाता है। वही मैंने लिखा है N1 U1 एंड N2 U2, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या कहलाएगा, ये कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। ये क्या चीज कहलाएगी, कांस्टेंट कहलाएगी। तो मेरे चीज से आप समझ में आ गया, आपको समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ऐसी कोई क्वांटिटी जो फिजिक्स के नियमों को एक्सप्लेन करती है उन्हें फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मास, टाइम कुछ भी हो सकता है। और इसमें देखिए किसी चीज को नापने के लिए हम यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस क्वांटिटी को आप मेजर करना चाहते हैं उसके लिए यूनिट भी होनी चाहिए और उसके मैग्नीट्यूड की न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए। ये बात बताई गई किसके बारे में, यूनिट के बारे में जो है ये बात बताई गई है, ठीक है, बात में आई। इसको हम बोलते हैं। अच्छा ये जो यूनिट है, इस यूनिट में क्या क्या खास बात होनी चाहिए, यदि ये जो यूनिट आपने लिखा है केजी, इसके यूनिट में क्या क्या खास बात होनी चाहिए वो मैंने यहां लिख के रखी है। आप देखिए यूनिट में लिखा गया है, पहली इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, यानी इसकी जो साइज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सुटेबल होनी चाहिए। सुटेबल का मतलब होता है ठीक साइज होनी चाहिए, ठीक है, यानी इसकी जो साइज होनी चाहिए वो सुटेबल साइज होनी चाहिए। बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा है केजी, देखिए एक कन्वीनियंट एक स्मॉल साइज में है, एक सुटेबल साइज के अंदर है। अब पता चले न्यूमेरिकल वैल्यू से बड़ी तो आपने यूनिट ही लिख दी तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी यूनिट की कुछ क्वालिटीज है। तो पहली क्वालिटीज ये कि ये सुटेबल साइज में होनी चाहिए।
दूसरी चीज इजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी आसानी से वो चीज मिल जानी चाहिए या आसानी से वो चीजें प्राप्त हो जानी चाहिए। दूसरा, इट डज नॉट वेरी विद टाइम, ये टाइम के साथ बदलनी नहीं चाहिए। पता चला कि आप टाइम इस वक्त ऐसा है तो आपने केजी में नापा, अगले टाइम में आप दूसरी चीज में नापा, तो ये थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। इट डज नॉट वेरी विद टाइम, ये टाइम के साथ वेरी नहीं करता। दूसरा, इट शुड बी ऑफ इजिली रिप्रोड्यूस, इसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता हो। प्राप्त का मतलब आसानी से इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, यानी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है हम इसको डिराइव कर सकते हैं, सीधा मतलब। आगे लिखा है इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन, यानी ये डिपेंड नहीं होनी चाहिए किसके ऊपर, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जैसे प्रेशर हुआ और वॉल्यूम हुआ, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज होते रहते हैं। और मैंने ऊपर लिखा है इट डज नॉट वेरी विद टाइम, ये चेंज नहीं होने चाहिए। तो वही लिखा है कि ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी जैसे प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ और टेम्परेचर हुआ, इन सब पे वो चीजें डिपेंड नहीं होनी चाहिए, अन्यथा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब बदलते रहते हैं तो ये बदल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें यूनिट्स की खास बात होती हैं जो मैंने आपको बताई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो यहाँ पे लिखी गई है, फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे जो लिखा गया है उसमें जो ये यूनिट्स के बारे में मैंने बताया, तो इसमें देखिए यूनिट्स कई प्रकार की होती है। अगर हम देखेंगे तो ये जो यूनिट्स है वो कई प्रकार की हैं। सबसे जो पहली यूनिट है उसको अगर हम देखेंगे तो यूनिट को हम एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग पॉइंट में। यूनिट्स पहली है जिसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, क्या बोलेंगे, सीजीएस सिस्टम। दूसरा जो हम बोलेंगे उसको बोलेंगे एफपीएस सिस्टम, और तीसरा बोलेंगे एमकेएस सिस्टम, और चौथा बोलेंगे एसआई सिस्टम। अलग अलग चीजें हैं। सीजीएम का मतलब यहाँ पे होता है सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, और जी का मतलब होता है ग्राम, और यहाँ पे एस का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है, ये लिखा गया है, इसको बोलते हैं सीजीएस। तो आप तो ये समझ पा रहे हैं सेंटीमीटर को, यानी लेंथ को किसमें नापा जाता है, सेंटीमीटर में। मास को किसमें नापा जाता है, ग्राम में। मैं यहाँ पे लिखे रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं कि इधर जो सेंटीमीटर लिखा है ये लेंथ है, यहाँ पे लेंथ है, और एम फॉर मास और टाइम फॉर सेकेंड। तो मैं सबके नीचे से लिखूंगा। अच्छा, एफपीएस सिस्टम में ये कहा गया है कि एफ माने होता है फुट, और इसमें लिखा गया है पी फॉर पाउंड, और फिर लिखा गया है सेकेंड। टाइम को किसमें नापा जाएगा, सेकेंड में, ठीक। अगर हम एमकेएस को बोलेंगे तो एमकेएस यानी एम माने होता है मीटर, और इसका मतलब होता है किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम, और इसका मतलब होता है सेकेंड, ठीक है, क्या बोलेंगे, सेकेंड। अच्छा, एसआई सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। इसमें ये हुआ है सिस्टम इंटरनेशनल, इसका मीनिंग होता है सिस्टम इंटरनेशनल, इसका मीनिंग है, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल। तो ये चार प्रकार के सिस्टम बनाए गए हैं, जिनमें से जो सबसे बेस्ट सिस्टम है उसका नाम है एसआई यूनिट। क्या नाम है, एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट जो है वो इसका नाम है। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए सीजीएस सिस्टम में देखिए सेंटीमीटर, तो आप देखिए सेंटीमीटर में कोई चीज अगर आप मेजर करते हैं या आप सेंटीमीटर में कोई चीज नापते हैं तो बहुत ही छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा वैलिड नहीं है। दूसरा ये है फुट पाउंड सेकेंड, ये भी काफी डिस्टर्ब है, इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छा, एमकेएस, हम किसी चीज को मीटर, किलोग्राम, सेकंड में ही जो है नापते हैं। जैसे हम लेंथ को मीटर में नापते हैं और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में नापते हैं। इसी को रेशनलाइज कर दिया गया है, यानी और डेवलप कर दिया गया है सिस्टम इंटरनेशनल के द्वारा। तो अब हम हर चीजें एसआई यूनिट में नापते हैं, ठीक है, यानी हम किस में नापते हैं, एसआई यूनिट में जो है वो मापते हैं। गिव मी 1 सेकेंड, मैं आता हूं जरा। हाँ, तो ये चीज मैं बता रहा था कि इस प्रकार के सिस्टम में जो है वो नापा जाता है। तो हमारे लिए जो बेस्ट सिस्टम है उसका नाम है एसआई यूनिट। क्या नाम है, एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई सिस्टम में हम किसी भी चीज को जो है वो नापते हैं। अंडरस्टैंड, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो हम ये यूनिट्स बोलते हैं। तो यूनिट्स के कई सारे हैं जिसमें से हम एसआई सिस्टम को नापते हैं। अब एसआई सिस्टम में बहुत सारे जो क्या कहते हैं यूनिट्स दी गई हैं, उन यूनिट्स को हमें पढ़ना है। तो हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स कई प्रकार की होती हैं, या जो क्वांटिटीज होती हैं वो कई प्रकार की होती है। मैं आपको यहां बताता हूं। पहले हम एक काम करते हैं, यूनिट पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा गया है मास, अगर आप यहां पे देखेंगे तो पहला है जिसको बोलते हैं मास, ठीक है। मास को हम किसमें नापते हैं, किलोग्राम में। किसमें, किलोग्राम में। किलोग्राम को जो सिंबल है उसका नाम है केजी, ठीक है, मास को। लेंथ को अगर हम देखेंगे तो लेंथ को हम नापते हैं किसमें, मीटर में, ठीक है, और मीटर का सिंबल है एम, ठीक है। ये सब एसआई यूनिट हम लिख रहे हैं। आपको आज से जितने भी सवाल लगाने हैं वो सब इसी में लगाने हैं, जब तक आपको पर्टिकुलरली ये ना कहा जाए कि आप सीजीएस सिस्टम में या एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में निकालिए, तब तक आप नहीं निकालेंगे। आप हमेशा एसआई सिस्टम में ही निकालेंगे। अच्छा, अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम को निकाला जाता है सेकंड में,
और सेकंड का सिंबल होता है एस। क्या होता है? सेकंड का जो सिंबल होता है वो होता है एस होता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा नापा जाता है एम्पेयर में, ठीक है, एम्पेयर में, और इसको ए से डिनोट किया जाता है, यानी इसका जो सिंबल है वो ए से किया जाता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है, जो टेम्परेचर है उसको हम किस में नापते हैं? तो आप बोलेंगे केल्विन में नापते हैं। किस में नापेंगे? केल्विन में नापेंगे, और इसको के से जो है वो डिनोट किया जाएगा, ठीक है, के से डिनोट किया जाएगा। आगे आता है जिसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस का अमाउंट इसमें देखा जाएगा, तो वो नापा जाता है मोल में, और इसको मोल का सिंबल है एम, सॉरी MOL, मोल, ठीक है। और आगे अगर हम देखेंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद अगर हम देखेंगे तो वो है लुमिनस इंटेंसिटी, LUMINOUS, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को नापा जाता है कैंडेला में, कैंडेला में, और इसका जो सिंबल है वो है CD। क्या है? CD। ये 7 सिस्टम है, 7 SI यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 SI यूनिट है, और इन्हीं को हम अलग अलग क्षेत्र में नापेंगे, ठीक है, केजी में, मीटर में, सेकंड में, एम्पेयर में, केल्विन में, मोल में और कैंडेला में। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, एक से ज्यादा यूनिट भी हो सकती है, जैसे किलोग्राम के अलावा मिलीग्राम, ग्राम, ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन हम किसी चीज को किलोग्राम में ही निकालेंगे, जब तक आपसे कहा ना जाए कि मिलीग्राम में आप निकालिए, ठीक है, तब तक आप ऐसे ही निकालेंगे। इसके अलावा भी 2 क्वांटिटीज होती हैं, लेकिन मैं आपको क्या करता हूं, पहले इधर मैं आपको बता देता हूं। ये चीज अगर आपने लिख ली हो तो मैं इसको फिर इरेज करता हूं, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, तो ये मैंने आपको बताया कि 7 हमारे पास SI यूनिट्स हैं, ये वो यहाँ पे लिखी गई हैं, 7 SI यूनिट्स, ठीक है, ये 7 SI यूनिट्स आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट जो है वो कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं इरेज कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे। अब इसके अलावा कुछ हमारे पास 2 यूनिट्स होती हैं अलग से, मतलब एक्स्ट्रा, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर एडिशनल यूनिट्स विच आर यूज्ड, ठीक है, एडिशनल यूनिट्स उनको कहा जाता है। देखिए क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स की अगर हम बात करें तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो यूनिट्स होती हैं जो कि एंगल को मेजर करने के लिए किया जाता है, जिसको सबसे पहला है जिसका नाम है प्लेन एंगल, ठीक है। तो प्लेन एंगल को नापने के लिए इसको बोलते हैं, प्लेन एंगल को जो मापा जाता है, एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है, तो प्लेन एंगल को नापा जाता है रेडियन में, इसमें नापा जाता है रेडियन में, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है RD। क्या होता है? रेडियन, ठीक है। प्लेन एंगल जो है उसको क्या कहा जाता है? रेडियन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। और एक सेकंड एंगल होता है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो है उसको नापा जाता है स्टेरेडियन में, ठीक है, स्टेरेडियन में, और इसका जो सिंबल है वो है SR, ठीक है। तो सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। देखिए प्लेन एंगल का मतलब होता है जब कोई चीज 2D में हो तो उसके प्लेन एंगल को नापा जाएगा। जैसे अगर आप देखें कि यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू है और यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ एक एंगल है थीटा, और ये जो है ये DS है, और ये जो है वो R है, ठीक है, ठीक है, ये R है, यानी किसी एंगल, कोई रेडियस है, कोई सर्किल है, जैसे ये कोई सर्किल है, ये कोई सर्किल है, यहाँ सेंटर है, यहाँ पे एक मतलब एक रेडियस है जो R, और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो पूरा क्षेत्र है ना, इसके बीच में ये एंगल होगा, तो ये एंगल होगा, और यहाँ से कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो कि आर्क कहलाता है। तो अगर हम एंगल की डेफिनेशन लिखते हैं भाई, अगर आप एंगल की डेफिनेशन लिखते हैं तो एंगल का फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ पे कितना है? DS है, और रेडियस क्या है? R है, और एंगल क्या है? थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू DS बाई R, ठीक है। तो ये एंगल की जो है वो डेफिनेशन होती है, यहाँ पे ये लिखा गया है। अच्छा, स्टेरेडियन एंगल हमेशा किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए क्या किया जाएगा कि यही चीज जो है वो यहाँ पे ऐसे हो जाएगी, ये किसी सरफेस पे हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ R² हो जाएगा, और ये जो आपका हो जाएगा ये कोई एक एरिया हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये DS नहीं बल्कि DA हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो सॉलिड के लिए करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DA बाई R², ठीक है, ये कहा जाता है, ठीक है। मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, आप जरा डेफिनेशन देखिए,
भाई मैं पहले रेडियन की डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। रेडियन की डेफिनेशन लिखा गया है कि 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंड एट द सेंटर टू एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी सीधा मतलब होता है कि ये रेडियस की जो लेंथ है और ये जो आर्क की लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू ds बाई आर प्लेन एंगल के लिए होता है, यानी ये चीज प्लेन एंगल के लिए है और ये चीज सॉलिड एंगल के लिए होती है। तो सॉलिड एंगल जैसे एग्जांपल के देखा जाए, अगर सॉलिड एंगल की बात की जाए तो जैसे कोई बॉल है और वो बॉल पूरी भरी हुई है, अंदर से खोखली नहीं भरी हुई है, तो उसके लिए अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा डी ए बाई आर स्क्वायर। और अगर हमारे पास कोई बैंगल है, कोई चूड़ी है, उसके अंदर इस तरीके का अगर केस किया जाए तो उसके लिए हो जाएगा डी एस बाई आर, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस बाई आर। इस तरीके से सॉलिड एंगल जो है वो निकाला जाएगा। तो हमारे पास दो एंगल हो गए और इन दोनों एंगल की मुझे केवल ये बतानी थी कि इसको रेडियन में नापा जाता है, इसको स्टेरेडियन में नापा जाता है। किसको, प्लेन एंगल को रेडियन में और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में। अभी मुझे केवल इतना बताना था कि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एंगल का फॉर्मूला हमेशा आर्क अपॉन रेडियस होता है। जिससे कोई सपोज दैट कि ये कोई सर्किल है और इस सर्किल में यहाँ पे रेडियस है, ये आर रेडियस होता है। भाई एंगल तभी बनेगा ना जब यहाँ से कोई यहाँ ट्रांसफर होगा, यानी यहाँ से उठना शुरू होगा, तब तो ये एंगल यहाँ से बनेगा ना। देखो तो यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, तो यही तो एंगल क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एंगल का फॉर्मूला ये होना चाहिए कि यहाँ से इतनी डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का रेडियस, तब तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा थीटा इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ds, यानी कोई डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ds बाई आर, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बताई गई। अब आते हैं कुछ क्वांटिटीज के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज के बारे में बताते हैं। देखिए अगर हम क्वांटिटीज के बारे में बात करें, मैं आपको बहुत ही प्लेन अभी बता रहा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं बता रहा हूँ। क्वांटिटी तीन प्रकार की होती है। पहली क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। एक बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी बोलते हैं जिसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी और एक होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जो मैं आपको बता चुका हूं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। तीन प्रकार की क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। पहले मैं आपको बताऊं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है विच इज नॉट ऑब्टेन्ड, विच इज नॉट ऑब्टेन्ड, यानी ये ऑब्टेन नहीं किया जाता, यानी प्राप्त नहीं किया जाता फ्रॉम एनी वन, ठीक है। विच इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी क्वांटिटी, यानी किसी भी क्वांटिटी से जब कोई क्वांटिटी ना आए तो उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जैसे प्राइमरी जिसको आप बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी का मीनिंग ये हुआ कि ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी से ना निकाला जाए, वो अपने आप में ही सबसे छोटी हो, तो ऐसी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आप देखिए जितनी भी मैंने एसआई यूनिट लिखी है वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। डेराइव्ड क्वांटिटी का मतलब होता है कि ऐसी, अच्छा, इन फंडामेंटल क्वांटिटी जब ये निकाली नहीं जाती किसी से तो इन्हें बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डेराइव्ड क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो डेराइव्ड क्वांटिटी का मतलब ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी इसको निकाला जाएगा ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। यानी इसको फंडामेंटल क्वांटिटी से निकाला जा सकता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, या आप ऐसे बोल सकते हैं किसी क्वांटिटी से इसको निकाला जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जांपल मैं कह दूं स्पीड का फॉर्मूला आप बताइए, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप देखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये फार्मूला हो गया किसका, स्पीड का। तो आप देखिए डिस्टेंस हमेशा किस में नापी जाती है, मीटर में, और टाइम हमेशा सेकंड में। और आप ये जानते हैं मीटर का सिंबल क्या है, तो आप बोलेंगे एम है, और सेकंड का क्या है, एस है। तो हम ये बोलेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर सेकंड इनवर्स 1। तो आप देखिए ये जो निकल के आया है वो मीटर और सेकंड से ही तो निकल के आया ना। तो इस वाली क्वांटिटी को बोला जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये जो निकली है इसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। इसको बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी क्योंकि ये दो क्वांटिटी से मिल के आया है, ठीक है। और ये अकेली है तो इसका मतलब होता है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी दूसरे से प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। ऐसे ही अगर हम फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। हम मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो अगर हम इसको देखेंगे तो मास का फॉर्मूला है m, यानी मास को हम मास को किससे निकालते हैं, केजी, और एक्सेलरेशन का फार्मूला है मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा केजी एम एस इनवर्स 2। अब आप देख सकते हैं ये जो निकल के आया है इसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी, और ये जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी। ये भी देखिए डेराइव्ड क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, ये भी एक क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है।
तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिसको हम एडिशनली यूज करते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है कि ये एंगल नापने के लिए किया जाता है, एडिशनल होती है, ठीक है, इसलिए इसका नाम ही सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जो किसी चीज की कमी को थोड़ा पूरा कर दे, उसे सप्लीमेंट्री जो है वो कहते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है। अच्छा, इन सभी यूनिट्स के अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स है और बहुत सारे कन्वर्जन के लिए हमारे पास बहुत सारे लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए अलग अलग चीजें होती हैं मापने के लिए, जिसको हमें उधर मैंने साइड में लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं, देखिए मैं सबसे पहले किसके लिए ले रहा हूं, कुछ अदर यूनिट्स होती हैं जैसे लेंथ है। तो लेंथ में आप देखिए लिखा है, इसको आपको याद करना है, ये इट इज मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपको याद करना है, इट इज नेसेसरी फॉर यू, इसके बिना आप फिजिक्स की स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब जानना और ये सब जुबान पे रटा होना चाहिए, ठीक है। अब जिसको याद हो जाएगा वो मुझे कमेंट में बता देगा कि सर मुझे याद हो गया, ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर, आप देखिए लिखा है लेंथ कॉम, पहले हम लेंथ की चीजों को बताते हैं, ठीक है। जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं वहां पे टिक लगा दूंगा, वो चीज आपको आनी ही चाहिए बिल्कुल। जैसे लिखा 1 माइक्रोन मीटर, ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर होता है, देखो माइक्रोन का सिंबल है ये, ऐसे ऐसे लिखा जाता है, ये माइक्रोन का सिंबल होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है, देखो इधर मैंने नाम लिखा है, इधर मैंने सिंबल लिखा है, इधर मैंने वैल्यू लिखी है। तो 1 माइक्रोन, इसको लिखा गया 1 माइक्रोन मीटर बराबर 10⁶ मीटर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी 10⁶ मीटर को हम 1 माइक्रोन बोलते हैं। 1 नैनोमीटर को हम 10⁹ मीटर बोलते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम को, यानी 1 एंगस्ट्रॉम को हम 10⁻10 मीटर बोलते हैं। 1 फर्मी, यानी 1 फर्मी, आप सिंबल देखते रहिएगा, 1 FM लिखा है फर्मी 10⁻15 मीटर। 1 पिकोमीटर, 1 PM लिखा है 10⁻−12 मीटर। अच्छा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर एंड 1 पार्सेक। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू है, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है 1 AU, इसकी वैल्यू है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है, 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 1 LY, इसका सिंबल है, इसका वैल्यू है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पार्सेक की वैल्यू है 3.08 इंटू 10⁻16 इंटू, मतलब सॉरी 1 पार्सेक की वैल्यू है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है, 16 मीटर। और इसकी और इसी को अगर हम कन्वर्ट कर दें लाइट ईयर में तो ये हो जाएगा 3.26 लाइट ईयर, और इसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में अगर कर दें तो ये हो जाएगा 206267 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी 206260 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हम ये बोलेंगे पार्सेक की वैल्यू ज्यादा है, फिर उससे कम है लाइट ईयर, उससे कम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ये चीज आपको देखिए, यहाँ पे 10⁻11 लिखा भी है और यहाँ पे 10⁻15, यहाँ पे 10⁻16, आप वैसे भी पता लगा सकते हैं। अच्छा, मास के लिए देखिए क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। मास के लिए क्या है, देखिए 1 कुंटल बराबर होता है 100 किलो, 1 टन बराबर होता है 10 कुंटल, या 10 कुंटल बराबर होता है 1000 किलो। आगे लिखा है 1 मेगाग्राम बराबर होता है 10⁻3 किलोग्राम, यानी 1 मेगाग्राम बराबर 10⁻3 किलोग्राम। 1 गीगाग्राम बराबर 10⁻6 किलोग्राम, और 1 टेराग्राम बराबर 10⁻9 किलोग्राम। 1 स्लग बराबर 14.567 kg। 1 पाउंड बराबर 0.4356 किलोग्राम, ठीक है। अगर हम टाइम की यूनिट देखें तो टाइम देखिए 1 मिली सेकेंड बराबर 10⁻³ सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10⁻6 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻9 सेकेंड। 1 पिको सेकेंड बराबर 10⁻12 सेकेंड। 1 आवर बराबर 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 3600 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड। 1 डे बराबर 24 आवर, यानी 24 घंटा बराबर 86,400 सेकेंड। 1 साल बराबर 365 दिन। 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड। 1 सेंचुरी बराबर 100 ईयर्स, ठीक है। तो कम से कम इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब कल हम इसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चन कराने के बाद हम डायमेंशंस पे आते हैं, ठीक है, और डायमेंशन के बाद हम एरर एनालिसिस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम डायमेंशन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। कुछ कल फार्मूला भी, हम कॉमन फार्मूला जो याद आना चाहिए आपको या होना चाहिए उसको मैं लिखूंगा, यानी आप अपनी आदत बना लीजिए कि कम से कम 10 फार्मूले आपको रोजाना याद करने हैं। 10 फार्मूले आप याद करके ही सोएं, अगर आप नहीं सो रहे हैं तो आप बेचैन होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू। और दूसरी चीज ये है कि आप इस चैनल को बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका खुद का अपना चैनल है, ठीक है। आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अपने दोस्तों को जो है वो शेयर कीजिए ताकि उनकी प्रिपरेशन रुकने ना पाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।